तो अब आगे बढ़ते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स तो हो गया, पर अब हम आते हैं मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट्स पे। मोबिलाइजेशन था हमारा आराम से हो रहा है, एम्पलीट्यूड हम इसमें चेंज कर सकते हैं, पेशेंट इसमें कंट्रोल ओन करता है। पर मैनिपुलेशन ऐसा नहीं है। मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, हाई वेलोसिटी मूवमेंट्स होती हैं, शॉर्ट एम्पलीट्यूड की होती है। एम्पलीट्यूड ऐसे समझिए, पहले मैंने आपको बताया था कि जोर है, पर उसको भूल जाइए, वो बड़ा टफ सा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऐसे समझिए कि रेंज है, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा हाथ है, और मैं कर रहा हूँ मोबिलाइजेशन, रेंज बड़ी है। मैं कर रहा हूँ मैनिपुलेशन, रेंज छोटी रहेगी। अब इसका बढ़िया एग्जांपल कैसे दें आपको, जैसे कि कभी आपने अगर वो देखेंगे हड्डी चटकाने वाली वीडियो या कायरोप्रैक्टर की रसीली वीडियोस जो आती हैं इंस्टाग्राम पे, मैं जानता हूँ सभी देखते होंगे, आंखें खोल के देखते होंगे, बंदरों की आंखें खुल जाती है, न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड, वही वाला होता हुआ। खैर, तो वैसे ही होता है अचानक से हाई वेलोसिटी की छोटी रेंज की झटके की मूवमेंट। इसके अंदर पेशेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं होता, पेशेंट जब तक समझते तब तक चटक जाती है हड्डी, ठीक है। तो देखिए, हाई वेलोसिटी मूवमेंट, लो एम्पलीट्यूड यानी शॉर्ट रेंज। और पर ये नहीं है कि इसका मतलब कि बिल्कुल खींच दिया जा रहा है, ये अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन, जो एनाटॉमिकली अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है उसी में हो रहा है सब। अब देखिए, जैसे कि मेरी ये है, मेरी गर्दन है ये, और मैं ऐसे चटक गई, चटक गई, तो ये मैंने करा मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अब इसके होते हैं दो टाइप्स। पहला जो कि परफॉर्म बाय पीटी यानी परफॉर्म बाय फिजियोथेरेपिस्ट है, और दूसरा परफॉर्म बाय सर्जन्स। पहले हम देखते हैं पीटी वाले में, फिजियोथेरेपिस्ट मैनिपुलेशन। इसमें क्या होता है, पहली बात तो हमको कुछ पॉइंटर्स हैं। नेचर इसका होता है स्मॉल कंट्रोल्ड स्किल्ड थ्रस्ट। इसके अंदर ऐसा होता है कि छोटी हड्डी चटकाने, जैसे उंगली की हड्डी चटका रहे हैं, छोटी मूवमेंट है, स्किल्ड है, यानी हमें पता है कि हमें क्या करना है। और बहुत ऐसा है कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आराम से खींचे, एक माइन्यूट थ्रस्ट आता है, अचानक से होती है टक, ठीक है। कहाँ होती है, एट द एंड ऑफ द नॉर्मल जॉइंट मूवमेंट। मान लीजिए ये मेरी मूवमेंट यहाँ पे खत्म होती है, तो यहाँ पे हल्का थ्रस्ट आएगा जिसकी वजह से हड्डी चटक जाएगी, ठीक है, विद इन द सेफ एनाटॉमिकल लिमिट्स। इसमें ये होता है कि फिजियोथेरेपिस्ट वाले में कि आपके पास एक एनाटॉमिकल लिमिट होती है हर किसी पे, उसको एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी होती, इसमें आराम से करा जाता है ताकि पेशेंट की जो हड्डी उसको पेन रिलीफ मिले। ये ना हो कि हड्डी के आसपास का लिगामेंट या सॉफ्ट टिश्यू टीयर अप हो जाए, ठीक है, डैमेज ना हो, जस्ट टू रिलीव पेन और प्रेशर। पर्पस, रिलीज स्टिफनेस, पेन रिलीफ, और टू रिस्टोर नॉर्मल प्ले। अब मान लीजिए आप फिजियोथेरेपिस्ट पे जाते हैं, कायरोप्रैक्टर पे जाते हैं, वो आपको लिटाता है, आपकी हड्डी चटका देता है कमर की, ऐसे लिटा के आपको हड्डी चटक गई, आपको एक तुरंत सेंसेशन आएगी रिलीफ की, क्या हुआ, मजा आ गया, ठीक है। तो क्या उठेंगे तो कमर थोड़ी हल्की लचीली सी लगेगी, हाँ मूवमेंट हो पा रही है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये उसमें आता है। साउंड में आता है, साउंड जैसे मैंने आपको कहा चटकने आ रही है, पॉप्स आते हैं, क्रैक्स आते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैविटेशन। ये वर्ड है, वाइवा में क्या पता पूछ लें, मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। फिर आता है अगला मैनिपुलेशन जो करता है सर्जन। अब दो पार्ट थे, पहला वाला तो ये हो गया पीटी मैनिपुलेशन, अब आता है सर्जन। सर्जन जो होता है वो रहम नहीं खाते। सर्जन क्या करते हैं, चाकू चीरा मारा, ये नहीं, ये इधर करा, ये उधर करा, मजाक। पर हाँ, थोड़े जैसे कि कभी आपने अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन की वीडियो देखी हो तो क्या करते हैं, हथौड़ा लेके हड्डी तोड़ रहे होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, समझने के लिए कि ये रहम नहीं खाते, ये है जेंटलमैन, ये आपका बागी इंसान, ये नहीं देखता क्या हो रहा है, ठीक है। तो सर्जन मैनिपुलेशन का जो नेचर होता है वो बाय नेचर फोर्सफुल होता है, लार्ज एम्पलीट्यूड मूवमेंट होती है। एक तो इसमें जोर जबरदस्ती हो रही है, ऊपर से एम्पलीट्यूड भी बड़ा है। अब ये क्यों करा जाता है, पहले तो ये बता दो इसकी कहाँ पे हो रहा है। तो ये आपकी जो नॉर्मल रेंज है, जो स्टिफनेस की रेंज है, उसको भी एक्सीड कर रहा है। मान लीजिए मेरा हाथ है, मैं सर्जरी हो रही है, सर्जन को चाहिए थोड़ी जगह, तो वो क्या करेगा, अचानक से हड्डी यूं कर देगा जोर से। ये मेरी सेफ रेंज थी, इससे ऊपर मेरा हाथ जा नहीं रहा था ड्यू टू एडिशन, पर उस एडिशन को ब्रेक करने के लिए जोर से वो पीछे कर देगा, ठीक है। इसमें इस दौरान थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू के अंदर डैमेज भी आता है अगर ढंग से ना करा जाए, वो आगे बताते हैं। अभी देखिए पर्पस क्या है, टू ब्रेक एडिशन मोस्टली आफ्टर फ्रैक्चर और सर्जरी ऑफ मोबाइल जॉइंट्स। अब फ्रैक्चर कैसे, कभी कभी आपने देखा हो शोल्डर डिसलोकेशन, पटेरा डिसलोकेशन या फिर एल्बो डिसलोकेशन, तो उसमें क्या करता है सर्जन, आपकी अचानक से, अगर फिजियोथेरेपिस्ट भी कर सकता है काम अगर वो स्किल्ड इनफ है, नहीं तो सर्जन क्या करता है, अगर आप किसी उसके पास जाएंगे, जनरल डॉक्टर के पास जाएंगे, तो क्या करता है, अचानक से क्या हुआ पता भी नहीं चलता है। या फिर मान लीजिए आपकी हड्डी में ऑब्लिक फ्रैक्चर हुआ है, ट्रांसफर फ्रैक्चर हुआ है, और हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो रही है, तो अचानक से थोड़ा खींच के सीधा करेगा, फिर उसके ऊपर सपोर्ट लगा के प्लास्टर कर देगा। तो पहला तो ये हो गया। फिर कभी कभी क्या होता है, सपोज करिए नी सर्जरी हुई है किसी की, अब उस नी सर्जरी के बाद उसको बेड रेस्ट मिला था, पर क्या होगा कि वो तो क्या होना चाहिए कि आपको घुटना काम कर रहा है, मूवमेंट आनी चाहिए, पर नहीं आती है ड्यू टू स्कार टिश्यू फॉर्मेशन या फिर एडिशन हो गया है। तो उस टाइम पे क्या करा जाता है,
जो डॉक्टर होता है वो जो सर्जन होता है आई मीन वो एनेस्थीसिया देता है और अचानक से उसकी मूवमेंट ऐसे बिल्कुल एक्सीड कर देता है, मूवमेंट हो ही नहीं रही, अचानक से ऐसे कर दिया। मान लो ये मेरा हाथ है, यहाँ पे मेरी सर्जरी हुई है, ठीक है, अब मेरी मूवमेंट ऐसे होनी चाहिए थी पर हो नहीं पा रही क्योंकि वो यहीं पे आके अटक गई है, एडिशन फॉर्मेशन हो गया, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन। अब सर्जन क्या करेगा, मुझे एनेस्थीसिया देगा क्योंकि दर्द बहुत होता है इनमें, और अचानक से यूं कर देगा, फिर उसके बाद इसका क्या होगा, एडिशन टूट जाएगा और मूवमेंट थोड़ी होने लग जाएगी। ये होता है। सेफ्टी का क्या हिसाब है, क्योंकि मैंने बताया इसमें दर्द बहुत होता है, तो अगर अगर सर्जन यूं ही कर देगा तो पेशेंट तो दर्द के मारे ही मर जाएगा, ट्रॉमा में चला जाएगा, फिर वो सारा टाइम फिर उसकी थेरेपी चलेंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है और उसके बाद ये मूवमेंट्स करी जाती है। एक पॉइंट ये है कि जब ये मूवमेंट्स, ये वाली जो ये मैनिपुलेशन, सर्जन वाला मैनिपुलेशन जब ये होता है, उसके तुरंत बाद फिजियोथेरेपी की नीड पड़ती है, क्योंकि अगर वो नहीं कराया गया तो दोबारा स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होगा, दोबारा एडिशन होगा, फिर से वही जाम हो जाएगी। और बार बार अगर आप किसी जॉइंट के साथ फोर्सफुल व्यवहार करेंगे तो क्या पता जॉइंट में ही परमानेंट डैमेज आ जाए। ठीक है, इसका रिस्क क्या होता है, रिस्क ये होता है कि आपके सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज कर सकता है अगर ढंग से ना करा जाए। मान लो नहीं, वो था आपका हिप जॉइंट की वो थी सर्जरी, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उसने क्या करा, अब करना पड़ेगा सर्जन मैनिपुलेशन, आपको एनेस्थीसिया दिया और अनस्किल्ड था, जोर से कर दिया, क्या हुआ, पेक्टोरल गिल्डर में दिक्कत आ गई, हड्डी डिसलोकेट हो गई, फीमर डिसलोकेट हो गई, ऐसे भी हो सकता है। या सॉफ्ट टिश्यू आके उसके आसपास का जो मसल है वो डैमेज हो गया। ठीक है, समझ गए। अब तक हमने हमारे पैसिव मूवमेंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स के 2 पार्ट कर लिए हैं, मैनिपुलेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट्स। अब तीसरे पे आते हैं, पैसिव कंसिडरिंग सस्टेन स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टेक्निक है जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आपको, आपने सभी ने, अगर आपने वो पढ़ी हो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ी हो, तो उसमें 2 टाइप की स्ट्रेचिंग बताई गई थी, डायनामिक और पैसिव। पैसिव पहले होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उस, या फिर मान लो अगर आप स्कूल में आप साथ में फुटबॉल खेलते हो, आप दोनों पार्टनर्स हो, तो आप स्ट्रेचिंग कराए, तो उसमें क्या होगा कि एक जना आपको थोड़ा आगे की तरफ पुश करेगा टू अचीव द फुल रेंज ऑफ मोशन, ताकि आप उसकी स्ट्रेचिंग हो पाए। ठीक है, सेम यहाँ भी करता है, बस फर्क ये होता है यहाँ पे मरीज और फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो पीटी है वो जॉइंट्स को पकड़ता है, मान लीजिए ये हो रही है मूवमेंट, इसको पकड़ेगा और उसके बाद जहां तक जा पा रहा है उससे थोड़ा एक्सीड करेगा, ताकि वो, अब मान लो उसने कहा स्ट्रेच करो आप, अच्छा जी करा, अब यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा, वो कह रहा है करना पड़ेगा, नहीं हो रहा तो क्या करेगा, थोड़ी हेल्प करेगा, यहाँ सपोर्ट देगा, यूं कराएगा 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 जब तक यहाँ पे टेंशन बिल्ड नहीं होता। तो ये आती है आपकी पैसिव कंट्रोल सस्टेन स्ट्रेचिंग। ठीक है, ये 3 ग्रेड, ये होती क्यों है, पहले तो मसल की टाइटनेस कम करने के लिए, मोबिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एट द एंड में आती है। मान लो मोबिलाइजेशन करा दिया, मैनिपुलेशन करा दिया, पर अगर बोन के अंदर स्ट्रेचिंग ही नहीं करी जाएगी तो उस मसल्स को पता क्या चलेगा करना क्या है आगे। ठीक है, तो ये मसल्स को क्या करता है, लूज करता है, उसके बाद उसकी स्ट्रेचिंग की वजह से मसल्स क्या होती है, एंड में लूज हो जाती है, रिलीफ मिलता है, टेंशन रिलीज होती है, तभी स्ट्रेचिंग भूली जाती है कि वर्कआउट के बाद भी करनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है ग्रेड, इसमें 3 ग्रेड आते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, जैसे हमने मोबिलाइजेशन के अंदर देखा था वैसे भी इसमें भी 3 ग्रेड है। पहला ग्रेड है पेन रिलीफ के लिए, दूसरा है पेन रिलीफ और टेंशन थोड़ी शुरू कर दी जाती है, तीसरा है मोबिलाइजेशन गेन्स एंड स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। तो अब देखिए हो क्या रहा है, जैसे हमने मोबिलाइजेशन में पढ़ा था उसमें क्या हो रहा था कि अचानक से तो मूवमेंट नहीं करा सकते हम, कराएंगे तो क्या पता भला करने की जगह नुकसान हो जाए, वो होता नहीं है, कर्म करने गया था कांड हो गया, वो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करा जाएगा, पहले पेन रिलीफ के लिए थोड़ी माइल्ड स्ट्रेचिंग कराई जाएगी, उसके बाद स्ट्रेचिंग तो हो गई, पेन रिलीफ हो गया, अब उसके आगे अगले स्टेज पे आएंगे तो थोड़ा थोड़ा पेन रिलीफ भी होगा और उसके साथ साथ क्या होगा कि माइनर टेंशन भी जनरेट करी जाएगी। उसके बाद एकदम एंड लेवल पे ले जाएंगे, ऐसे बोलेंगे कि अब स्ट्रेच करो, अब टेंशन दो इसे, जब उसको रिलीज करेंगे, जब पेशेंट बोलेगा कि हाँ अब हो गया, तो थोड़ा आराम आएगा, फिर बाद में क्या होगा कि मोबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, पैसिव मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अभी भी इसके अंदर पैसिव मूवमेंट के प्रिंसिपल्स और इसके प्रोज कॉन्स रह गए हैं, देखिए वो हम अगले लेक्चर में करेंगे विद एक्टिव, क्या बोलते हैं, एक्टिव मूवमेंट के साथ। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगली बार आपको मिलते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं।